मुतहदा अपोजिशन के वोटों के साथ इत्तेहादी जमातों के वोट भी तकरीबन वही थे, तो उसके तहत मियाँ शहबाज शरीफ साहब एक इत्तेहादी हुकूमत के वज़ीर-ए-आज़म के तौर पे मुंतखब हुए। लेकिन उस आइनी अमल को सबोताज करने के लिए, प्रोपागेट करने के लिए जो है वो पहले एक गैर मुल्की साजिश का जो है वो राग लापा गया, और जब वो चंद दिन चल के फ्लॉप हुआ तो उसके बाद फिर मुझे कत्ल कर दिया जाएगा, उसका जो है वो एक फ्रॉड बयानिया जो है उसे जो है वो सामने लाया गया। और अब 25 मई को यानी एक दिन बाद जो है वो एक लॉन्ग मार्च के नाम पे एक फितना फसाद मार्च जो है वो किया जा रहा है। ये कोई जमहूरी मार्च नहीं है, ना ये कोई लॉन्ग मार्च है, ये एक फितना और फसाद मार्च है। ये कौम को तकसीम करने के लिए किया जा रहा है, ये मुल्क में अफरा तफरी और इंतशार को फ़रोग़ देने के लिए किया जा रहा है। इसी बयानियों को लेके पिछले एक माह से जो है ये टोला पूरे मुल्क में जो है वो घूमता रहा है, और जिस किस्म की ये गुफ्तगू करता रहा है कि ये खूनी लॉन्ग मार्च होगा, हम वहाँ पे आएंगे तो हम वहाँ पे इस तरह से जो है वो वहाँ पे जो है वो अफरा तफरी और अनारकी जो है वो फैलाएंगे। ये सारी चीज़ें जो है वो रिकॉर्ड पे, और ये कहा गया कि जी इस लॉन्ग मार्च के नतीजे में हम हुकूमत को उठा के ज़बरदस्ती जो है वो बाहर फेंक देंगे। तो इस सूरत हाल में, और ख़ास तौर पे जो 2014 में इनका अमल था कि इन्होंने पहले कहा कि जी हम पुरअमन एहतजाज के लिए आ रहे हैं, और हमें जिस जगह पे इन्होंने मुआहदा किया इस्लामाबाद की एडमिनिस्ट्रेशन से कि हम यहाँ पे महदूद रहेंगे, यहाँ पे आके इन्होंने वहाँ पे रुकने की बजाय जो है वो ये रेड जोन में जो है वो दाखिल हुए। इन्होंने प्राइम मिनिस्टर हाउस का घेराव किया, प्राइम मिनिस्टर को जो है वो गिरेबान से पकड़ के घसीटने की बातें की। इन्होंने सिविल नाफरमानी के लिए जो है वो लोगों को यहाँ पे उभारा। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट की बिल्डिंग के ऊपर जो है वो गंदे कपड़े जो है वो डाले, और इस तरह से इन्होंने हर वो अपनी वादा खिलाफी की जिसके तहत जो है ये यहाँ पे ये पहले आके इकट्ठे हुए थे, या पुरअमन एहतजाज के नाम पे इन्होंने एक्सेस हासिल की थी। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आज कैबिनेट ने ये फ़ैसला किया है कि इनको यहाँ पे ये फितना और फसाद फैलाने के लिए जमहूरी या लॉन्ग मार्च के नाम पे जो है इनको इजाज़त जो है वो नहीं दी जा रही, और इनको जो है वो रोका जाएगा ताकि ये अपना गुमराही का एजेंडा, कौम को तकसीम करने का एजेंडा जो है उसको जो है वो आगे जो है वो ना बढ़ा सकें। और इन्होंने इससे पहले भी इसी तरह से जो है वो 2014 में भी जो है वो किया था। अब भी आपके इल्म में है कि ये अब गालियों से गोलियों पे आ गए हैं, और एक पुलिस कांस्टेबल जो है वो लाहौर में जो है वो शहीद हुआ है। और इस वक्त हमारी इन्फॉर्मेशन ये है कि ये सारी इनकी क़यादत जो है, वैसे तो बड़े बहादुर बने फिरते हैं और बड़ी लंबी लंबी जो है वो बातें करते हैं, अब सारे जो है वो जाके इकट्ठे हुए हैं पेशावर में, कोई अपने घरों में नहीं है, सारी लीडरशिप इनकी जो है वो पेशावर में है। और वहाँ से ये एक वफाकी इकाई प्रोविंस केपी के जो है उसके तमाम तर वसाइल को, और वहाँ पे जो सूबाई फोर्सेस हैं उनको साथ लेके जो है ये वफाक पे हमला आवर होने आ रहे हैं, और वहाँ से ये एक बड़े जत्थे की सूरत में जो है वो कल तशरीफ़ लाना चाहते हैं। ऐसा जत्था जिसकी कोई आइनी हैसियत ना हो, जिसकी कोई कानूनी हैसियत ना हो,
جو سرکاری وسائل کو جو ہے وہ غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے استعمال میں لاتے ہوئے وفاق کے اوپر حملہ آور ہونے آ رہا ہو، اسے کسی قیمت پہ نہ کوئی قانون اور نہ آئینی طور پہ جو ہے وہ اس بات کی اجازت جو ہے وہ دی جا سکتی ہے۔ میں وارن کرتا ہوں ان تمام لوگوں کو جو عمرانی فتنے کی گمراہی کا شکار ہو چکے ہیں کہ وہ جو ہے وہ اس گمراہی سے باہر نکلیں۔ یہ ایک قومی مسئلہ ہے، یہ اس ملک کی بقا کا مسئلہ ہے۔ یہ بدبخت شخص جو ہے یہ قوم کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، قوم کو تقسیم کرنا چاہتا ہے، یہ قوم کے جو ہے وہ بچوں تک کو، آپ اس کی حالت دیکھیں کہ اس نے کہا کہ میں ماؤں سے کہتا ہوں کہ وہ اپنے جو چھوٹے بچے جو تیسری چوتھی پانچویں جماعت میں پڑھتے ہیں وہ بھی جا کے جو ہے وہ لوگوں کو، اپنے مخالف لوگوں کو جو ہے وہ چور اور غدار کہیں۔ اس نے اپنی پارٹی کے لوگوں سے کہا ٹیلی ویژن پہ جلسوں سے خطاب کرتے ہوئے کہ جی جب بھی کوئی آپ کو مخالف جماعت کا آدمی ملے تو اسے آپ چور کہیں یا جو ہے وہ آپ غدار کہیں۔ چور بھی ایک بہت بری گالی ہے، لیکن حب الوطنی کے اوپر تو کوئی شخص جو ہے وہ اپنی بات جو ہے وہ نہیں سن سکتا۔ تو یہ اس طرح سے جو ہے وہ پوری قوم میں فتنہ اور فساد جو ہے وہ پھیلانا چاہتا ہے، اور یہ پوری قوم کا مسئلہ ہے۔ یہ صرف اتحادی حکومت کا، ایک سیاسی جماعت کا یا ایک طبقے کا معاملہ نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں تمام اداروں کو اور تمام جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کو، میڈیا کو، سب کو جو ہے وہ اس میں اپنا حصہ جو ہے وہ ڈالنا چاہیے اور اس فتنے اور فساد کو جو ہے وہ روکنا چاہیے۔ نپ دی ایول ان دی بڈ والی بات ہے۔ اس فتنے کو اسی مرحلے پہ جو ہے وہ اگر روک دیا جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی جو ہے وہ خدمت ہوگی۔ جو کانسٹیبل شہید ہوا ہے کمال احمد، تو بہرحال اس کے بچوں کی ویلفیئر ہے یا جو بھی ذمہ داری ہے، حکومتی ذمہ داری، وہ انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ ہم جو ہے وہ پوری کریں گے۔ اور یہ بات پیش نظر رہے کہ جمہوری احتجاج جو ہے وہ ہر کسی کا حق ہے، اظہار رائے ہر کسی کا حق ہے، پرامن احتجاج بھی ہر کسی کا حق ہے، لیکن یہ پرامن احتجاج کرنے آ نہیں رہے۔ اس سے پہلے بھی جب یہ آئے تھے تو یہ اسی طرح سے پرامن احتجاج کا نام لے کے آئے تھے، اور اس کے بعد پھر جو ہوا وہ جو ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ اگر یہ اس احتجاج کو خونی احتجاج کا نام نہ دیتے، اگر یہ لوگوں کو جو ہے وہ فتنہ فساد اور انارکی پھیلانے کی بات نہ کرتے تو ہم بالکل جو ہے وہ راستے میں جو ہے وہ حائل نہ ہوتے۔ اور ہمیں آج بڑی حیرانگی ہوئی ہے اس بات کی کہ آج جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن تھی تو وہاں پہ ان کو کہا گیا کہ اگر آپ اپنی جگہ پہ محدود رہنے اور اس قسم کے کسی واقعے کو نہ دہرانے کی بات کرتے ہیں تو ہم جو ہے وہ آپ کے لیے ایک آرڈر جاری کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے اس بات سے انکار کیا، انہوں نے وہاں پہ ایفیڈیوٹ دینے سے جو ہے وہ انکار کیا انہوں نے۔ تو اس سے جو ہے وہ ان کے ارادے جو ہے وہ پوری طرح سے جو ہے وہ واضح ہیں۔ تو لہٰذا کسی کو اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ ایک ریاست کے کیپٹل کا آ کے محاصرہ کرے اور اپنی جو ہے وہ ڈکٹیشن جو ہے اس کو جو ہے وہ ڈکٹیٹ کرے۔ اس بات کی جو ہے وہ اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اسلام آباد کے شہریوں کی، اسلام آباد کے تاجروں کی، اسلام آباد کی جو باقی کمیونٹی ہے اس کی ذمہ داری جو ہے، اس کے جان کی، مال کی ذمہ داری جو ہے، اس کی حفاظت جو ہے موجودہ حکومت پہ ہے، مجھ پہ ہے۔ اس کو انشاءاللہ تعالی ہر قیمت پہ جو ہے وہ نبھائیں گے، اور اسلام آباد کے شہریوں کو، اسلام آباد کے کاروباری لوگوں کو، اسلام آباد کے تمام طبقات کو جو ہے ان کی جان مال کا جو ہے وہ ہر قیمت پہ جو ہے وہ تحفظ جو ہے وہ فراہم کریں گے۔ میرے ساتھ جو دوست بیٹھے ہیں وہ بھی اس میں جو ہے وہ اپنی گفتگو کر لیں، تو اس کے بعد جو پھر آنسر آپ کویشچن کریں گے تو ان کو میں آنسر دوں گا۔ جی مولانا آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ مائک آن کر
بس ٹھیک ہو. بہت شکریہ. میں میڈیا کے تمام کارکنان کا تہہ دل سے مشکور ہوں. آج یہ انتہائی اہم اجلاس ہوا اور کانفرنس بھی اسی اہمیت کی حامل ہے. میں رانا ثناء اللہ صاحب کی گفتگو کی تائید کرتے ہوئے پس منظر میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں کہ 2014 میں بھی دھرنے کا مقصد پاکستان کی سیاست اور اس کی معیشت کو تباہ کرنا تھا، اور پھر ان کے پونے 4 سالہ دور حکومت میں جس طرح آئین کے اندر اصلاحات کے نام پر جو قانون سازی، متنازع قانون سازی ہوئی، معاشی پستی کی طرف ملک گیا، اخلاقی پستی کی طرف ملک گیا. ان کے اس مینڈیٹ کو جس کو وہ اپنے لیے فخر کے طور پر اعلان کرتے تھے، ان کے اپنے اتحادیوں نے ان کی معاشی، ان کی سیاسی اور ان کی اخلاقی لحاظ سے عدم اعتماد ان پر کیا، اور ایک غیر آئینی طریقے سے بنی گئی حکومت کو ایک آئینی طریقے سے رخصت کیا. اب جب تمام سیاسی جماعتیں جن کا نظریات ایک دوسرے سے مختلف ہیں، جن کے فکر ایک دوسرے سے مختلف ہیں، اور وہ صرف اس بنیاد پر کہ پاکستان میں جو بحران پیدا ہوا ہے معاشی، سیاسی، اور جس طرح قوم کو منتشر کیا ہے عمران خان نے اپنی گمراہی کے ذریعے، انتشار پھیلانا، فساد پھیلانا، اس حوالے سے ہم نے ضرورت محسوس کی کہ اگر ہم مل کر اس بحران کا مقابلہ نہیں کریں گے، پاکستان کے عوام کا مداوا نہیں کریں گے جو مشکلات ان کو درپیش ہیں، تو شاید ہم بھی مجرم ثابت ہوں. اس لحاظ سے آج وزیر خارجہ صاحب بین الاقوامی دنیا کو متوجہ کر رہے ہیں، پاکستانی حکومت وہ بین الاقوامی دنیا کو متوجہ کر رہی ہے، اور آج وہ پھر اس بنیاد پر اسلام آباد آ رہا ہے کہ وہ دنیا کو پیغام دے رہا ہے کہ پاکستان میں بے یقینی کی صورتحال ہے. ہم نے 2014 میں بھی تمام حجت تام کیے، اور کوئی ہم نے ایک طرف سے بھی ان کو یہ موقع فراہم نہیں کیا کہ آئین آپ کو اجازت دیتا ہے اور ہم آپ کو روک رہے ہیں. لیکن آپ نے دیکھا آپ کے اس پی ٹی وی سینٹر پر انہوں نے دھاوا بولا، سپریم کورٹ پر، پارلیمان پر. اب بھی وہ اس نیت سے آ رہے ہیں. اس وقت جو رعایتیں ان کو دستیاب تھی، آج وہ رعایتیں ان کو دستیاب نہیں ہوں. یہ واضح پیغام ہے. وہ آئین کے مطابق احتجاج کرنا چاہتے ہیں، کوئی ان کو نہیں روکے گا. لیکن اگر وہ آغاز ہی یہاں سے کر رہے ہیں کہ خونی مارچ ہوگا اور افراتفری ہوگی، خود اس کے بیانات میں انارکی جیسے الفاظ آ رہے ہیں، بتایا جائے کہ کیوں ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے. اسپیکر کا رویہ بھی اور صدر مملکت کا رویہ بھی آپ کے سامنے ہے. اس وقت جس حکمت تدبر کے ساتھ حکومت اپنے اقدامات کر رہی ہے، ہمیں اس قوم کے معاشی اور سیاسی حوالے سے جو مشکلات اور بحران درپیش ہے، اس میں اگر کوئی ہماری مدد کر سکتا ہے ہم ان کو کا خیر مقدم کریں گے. لیکن اگر اس ملک کی معاشی صورتحال جو اس وقت ابتر ہے اور بد سے بدتر ہونے کی طرف جا رہے ہیں، اور اگر ہم بین الاقوامی دنیا کو متوجہ کر رہے ہیں اور اس میں کوئی خلل ڈالے گا، تو ہم یہ فیصلے جو آئین کے تحت حکومت کو کرنے ہوتے ہیں وہ انشاءاللہ حکومت کرے گی. بہت شکریہ. جی بہت شکریہ. میں اپنے دونوں ساتھیوں کی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے
इससे पहले चंद बातें आपसे करूं। पहले तो मैं कश्मीरी हुर्रियत पसंद यासीन मलिक साहब को जिस तरह भारतीय अदालतों से हुकूमत ने जबरन उनको सज़ा दिलवाने का एक अमल शुरू किया है, मैं पाकिस्तानी कौम की तरफ से उसको कंडेम करता हूँ। आज कैबिनेट में भी उसकी कंडेमिनेशन हुई और इस तरह के इक़दाम से न माजी में कश्मीरियों के हौसले पस्त हुए, न आइंदा होंगे। इंशाअल्लाह ताला वो अपने हौसलों के साथ रहेंगे। और दूसरा, जो कैबिनेट में भी आज ये बात आई, कंडेम किया गया, जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा के बारे में इमरान खान ने, वैसे तो उससे किसी अच्छे लफ्ज़ की तवक्को नहीं की जा सकती, वो पाकिस्तान की पूरी सियासत को परागंदा करने को चले हैं, लेकिन उन्होंने एक खातून के बारे में जिस तरह के ख्यालात और अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, उसकी सारी कौम कंडेमिनेशन कर रही है। हम उसको उसकी मजम्मत करते हैं और किसी तरह ये काबिल कबूल बात नहीं है। मेरे साथियों ने भी इस बात पे बात की है, बड़े भारी दिल के साथ, बड़े बोझल दिल के साथ, एक डेमोक्रेटिक पार्टी का मेंबर होते हुए ऑलवेज हम जमहूरियत की और जमहूरी इदारों की सपोर्ट में रहते हैं, लेकिन सदर जो पाकिस्तान के वफाक की अलामत होता है, पार्लिमान का हिस्सा होता है, सदर ममलिकत का तसलसल के साथ रवैया इंतहाई गैर आइनी है। हम उस रवैये की भारी दिल के साथ, ये लफ्ज़ मुजम्मत बड़ा मुश्किल लफ्ज़ है, इस्तेमाल करने को दिल नहीं करता, लेकिन इसके अलावा कोई लफ्ज़ नहीं है। इसलिए कि आज पाकिस्तान में जो तातुल नज़र आ रहा है, जिसको बड़ा प्ले अप किया जा रहा है कि जी बड़ा गैर यकीनी की कैफियत है, ये सारे की सारी सदर की पैदा कर रहा है। वो अब सदर नहीं बल्कि मौजूदा हुकूमत के अपोजिशन लीडर के तौर पर खड़े हो गए हैं। हम उनके इस रवैये की मजम्मत करते हैं। और इसी तरह जो गवर्नर के इशू पे आया, जो पंजाब की हुकूमत में आज तातुल है, उसके जिम्मेदार भी वो है। आज अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी में इस सियासी जो थोड़ा बहुत अपसेट है, जो ठीक हो जाएगा, उसकी बेसिक वजह वो साहब हैं और वो इमरान खान के एक जाले के तौर पे काम कर रहे हैं, जो सदर के ओहदे से या स्पीकर्स के ओहदे थे, जो साबका स्पीकर कौमी असम्बली, डिप्टी स्पीकर या पंजाब असम्बली के स्पीकर आज भी कर रहे हैं। अभी भी उन्होंने अपने खिलाफ जो अदम एतमाद की तहरीक थी उसको जिस तरह कंडेम किया है, ये सारी बातें कलेक्टिवली अगर देखते हैं तो आपके सामने जो पिक्चर आती है वो 2014 के तनाज़र में रख के देखें तो आपको नजर आएगा कि ये एक तसलसल है पॉलिसियों का। इमरान खान साहब की सारी सियासत झूठ बोलना और झूठ को कुछ अरसे चला के उसके बाद एक नया झूठ बोलना, कुछ अरसा उसको चला के उससे एक और बड़ा झूठ बोलना, यही आज तक हुआ है। उन्होंने अपना कोई वादा पूरा नहीं किया। मैं आज उनके साथियों को भी कहूंगा कि वो भी इस बात पर जरा ठंडे दिल से गौर करें। ये ना कहें कि हम अपोजिशन के लोग बातें कर रहे हैं, उनकी अपोजिशन है, हम बातें कर रहे हैं, बल्कि इस मामले को जरा गौर करें कि कोई एक वादा इमरान खान ने पूरा किया हो तो उसकी बात में कोई वजन होगा। और अब लेटेस्ट खान साहब ने जो कहा, तो यार मुझे सिर्फ कौम से ये पूछना है, साजिश तो खुफिया तरीके से की जाती है, वो कौन सी साजिश है कि एक अमरीकी अंडर सेक्रेटरी ने, जो हमारे सेक्शन अफसर के लेवल का अफसर होता है, उसने पाकिस्तान के एम्बेसडर को कहा कि अपनी हुकूमत को बता दो, वो तुम धमकी कहो तो मान ले, तुम साजिश कह रहे, मेरे खिलाफ साजिश हो गई है। ये बड़ी हैरानगी की बात है। इनके पास सदाकत है नहीं, इसलिए मुसलसल झूठ बोले जा रहे हैं। और अब उन्होंने लेटेस्ट जो ट्रेंड लिया है, जो 2-4 दिन का ही है, आजकल वो डाई डाउन हो रहा है, और वो ये है कि मेरे कत्ल की साजिश हो रही है, इरादे बांध दिए गए हैं, मैंने कैसेट भर के रख दी है, उनके पास यकीनन सबूत होंगे। हम आज आपके तवस्सुत से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, काबीना में भी इस पर फैसला किया गया, मैं आज आपके तवस्सुत से ये सवाल करता हूँ, इमरान खान से मुतालबा करता हूँ कि लाओ, आपको बताओ इंटीरियर मिनिस्टर को कि वो कौन से सबूत है, लाओ आईजी पंजाब को दो, आईजी केपीके को दे दो, वहां तो तुम्हारी अपनी हुकूमत बैठी है, उसको दे दो, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को दे दो, और नहीं तो सुप्रीम कोर्ट को दे दो। वो सबूत तो दो कौम को। सिर्फ झूठ के सहारे चलते जाओ और लोग उसको झूठ को ऊपर बात करना शुरू कर दें। और मीडिया में भी मैं गुजारिश करूंगा कि आप साथियों को सच्चाई के ऊपर बिल्कुल खुल के बात करनी चाहिए। हमारी गलती हो तो उसको भी डिबेट करें, लेकिन अगर झूठ का सहारा लेके कोई बंदा बात कर रहा है, अफवाहों के कर रहा है, तो उसके ऊपर तसलसल से प्रोग्राम जो होंगे वो और ज्यादा अनसेटल, अब गैर यकीनी को पैदा करेंगे। सो हम सारे
इस हुकूमत का हिस्सा है। ये हुकूमत किसी एक जमात की नहीं है, इसके हम नफ़े और नुकसान दोनों के हिस्सेदार हैं। सो बिल्कुल जो फैसले हुए हैं वो काबीना के और मुत्तफ़िका फैसले हैं, और ये फैसले पाकिस्तान को अनारकी से बचाने के लिए। बहुत शुक्रिया जी। भुट्टी साहब आपने बात करनी, आपने करनी कर। शुक्रिया राना साहब। यहाँ बैठे हुए मेरे मोअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, अहले कलम, अहले दानिश, यकीनन आज मुल्क जो माशी और माशरती तौर पे जिस आलम में, जिस मुश्किलात में है, मैं एज ए पॉलिटिकल वर्कर समझता हूँ पिछले 3.5-4 साल के हुकूमत की नाकामी, नाअहली और नाकस पॉलिसियों की वजह से आज पूरा मुल्क परेशानियों से दो चार है। बिलखसूस मिडिल क्लास के लोग या हमारे जो निचले तबके के लोग ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। लेकिन इस हुकूमत जो मखलूत हुकूमत है, इसमें पूरे पाकिस्तान के तमाम जमातें, पॉलिटिकल जमातें, सियासी, नज़रियाती, मजहबी एक जा है। आप इसे कह सकते हो कि मजबूत हुकूमत है, मखलूत हुकूमत। लेकिन हम चाह रहे हैं कि यहाँ लोग माशी तौर पे बेहतरी की तरफ जाए। मियाँ साहब की क़यादत में हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे लोगों के इशूज़ हल हो, महंगाई का खात्मा हो, इशूज़ हल हो, मुश्किलात ख़त्म हो। लेकिन दूसरी जानिब एक जमहूरी हुकूमत को चलने नहीं दिया जा रहा है। अब 20-25 दिन में इस हुकूमत को आए हुए दोबारा लॉन्ग मार्च। भाई हम तो जमहूरी तरीके से, आइनी तरीके से आए। पाकिस्तान की हुकूमत लोगों ने हमें और दे के यहाँ पहुँचाया है। अब आप किस हवाले से, किस जवाब से आप लॉन्ग मार्च कर रहे हो? आया कोई यहाँ पे गुंडागर्दी है, दहशत गर्दी है? आपने अपने आप को इतना बड़ा गुंडा बनाया है। सियासी कल्चर को तो इन्होंने तबाही कर दिया पहले ही। अब जो मजीद जो हालात है, जो क्राइसिस है, उसको मजीद दबाव दी जा रही है। अब हम अंदाज़ा लगाए, अब हम पाकिस्तान के लोग या स्कूल के लोग माओ बहनों के साथ बैठ के न्यूज़ नहीं सुन सकते, कि तकारीर नहीं सुन सकते, जो अल्फाज ख़वातीन के बारे में बोल सकते हैं, इनसे क्या तवक्को की जा सकती है? आज जो काबीना ने इजलास बुलाया तफसील के साथ, हम जमहूरी लोग हैं, हम बिल्कुल आज़ादी राय पे यकीन रखते हैं, जैसे जुलूसों पे यकीन रखते हैं। हम चाहते होनी चाहिए, जलसे होनी चाहिए, हुकूमत की मुखालफत होनी चाहिए। लेकिन टीवी पे बैठ के कहना कि खूनी लॉन्ग मार्च होगा, तो मैं समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान के लोगों के साथ, इस मुल्क के साथ गिलवाड़ है। तो हम इसकी मजम्मत करते हैं और हम समझते हैं कि जो फैसला आज काबीना ने किया है उन तमाम हालात को मद्देनजर रखकर किया है। जी भुट्टी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह इंटीरियर मिनिस्टर ने, मौलाना आसद साहब ने, कमरजमान कायदा साहब ने, DMP के आज़ाद साहब ने, तमाम ने कैबिनेट के इजलास के बाद आप मीडिया के दोस्तों को ब्रीफ किया है। इमरान खान साहब समझते थे कि उनकी हुकूमत हो तो जमजम में नहा के पाक हो के बैठे हैं, उनका साथ देने वाले जमजम में गुस्ल करके जिन पे कोई एलिगेशन लग नहीं सकता। और खुदा न खास्ता अगर जो इत्तेहादी जमातों ने इमरान खान से अलहदगी अख्तियार की है तो उन पे तमाम इल्ज़ामात दुरुस्त ठहराए जाए जो इमरान खान साहब और उनकी टीम लगाती है। तो ऐसा कदम नहीं है। देखिए, इमरान खान साहब जो कहते हैं कि माजी की हुकूमतों ने पाकिस्तान को कंगाल किया, पाकिस्तान को इस मजबूरी के आलम में छोड़ दिया, मगर खान साहब से कोई ये पूछे 71 साला दौरे हुकूमत में जहाँ जितनी हुकूमतें गुजरी तब टोटल लिया हुआ कर्जा 25,000 अरब था, और इमरान खान जो ये कहते हैं कि ये शरीफजादे थे, पाक साफ थे, इनकी हुकूमत ने 20,000 अरब का कर्जा लिया, जिसकी मिसाल पाकिस्तान की तारीख में नहीं होती। खान साहब सबसे पहले तो इसका जवाब दें पूरे कौम और मुल्क को। दूसरी बात, जहाँ तक इमरान खान अगर ये समझते हैं कि किसी लॉन्ग मार्च से वफाकी हुकूमत पाकिस्तान किसी खौफ का शिकार होगी, तो ये उनकी बहुत बड़ी गलती है। और जिस तरह
इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि आज अगर वो अदालत में एफिडेविट देते तो बिल्कुल हुकूमत पाकिस्तान उन्हें यहाँ जो उनका एहतजाज वो अपना रिकॉर्ड कराना चाहते थे एक बड़ी रैली की सूरत में और यहाँ बड़ा जलसा करना चाहते थे, हुकूमत को कोई एतराज़ नहीं है, जहाँ वो कानून को अपने हाथ में नहीं लेंगे। अब भी मैं ये समझता हूँ कि अगर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनने के बाद इमरान खान अपना इरादा बदले और एफिडेविट भिजवाएं वफाकी हुकूमत को, तो मेरा ख्याल है कि राना सनाउल्लाह साहब उन्हें यकीनन और हुकूमत पाकिस्तान इजाज़त देने को तैयार है। मगर अगर वो ये समझते हैं कि हम यहाँ ज़बरदस्ती आएंगे, यहाँ जिस तरह से उनकी नाकाम पॉलिसीज़ की वजह से, माजी की हुकूमत की पॉलिसीज़ की वजह से मईशत जहाँ खड़ी हुई है, मज़ीद ब्लैकमेल करने की वजह से वो मईशत को मज़ीद नीचे ले जाएंगे, तो हुकूमत पाकिस्तान खड़ी है और इमरान खान की भूल है। हम तमाम इत्तेहादी वज़ीर आज़म पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और हम एक पेज पे खड़े हैं। वो कभी कहते हैं ये हुकूमत महीने बाद जा रही है, कभी कहते हैं 2 महीने बाद जा रही है। इस मौजूदा हुकूमत को पाकिस्तानी अवाम ने मुंतखब किया है, ये कहीं नहीं जा रहे और ये बैठे हैं। शुक्रिया जी आपने कहा, बता दें अपना।